देन नेक्स्ट मेथड वी हैव इज इंटरव्यू मेथड, ठीक है। अब इंटरव्यू का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो और जो इंटरव्यूई है, जो कि आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, वो आपको आंसर्स देगा। बट साइकोलॉजी की फील्ड में या पर्सनालिटी असेसमेंट में इट इज़ नॉट लाइक अ फॉर्मल और फॉर्मल जॉब इंटरव्यू कि आप किसी की जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जा रही हैं और आपके स्किल्स पूछे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के भी टाइप्स हैं, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन के टाइप्स पढ़े, इंटरव्यू के भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, याद रखना आप लोग, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और इवन structured, semi-structured and unstructured. Structured, semi-structured and unstructured. Structured कहाँ लिखा है? It is not there. But 3 होते हैं, okay? Structured interview, ठीक है, क्या है? आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। द गोल ऑफ द इंटरव्यू एज अ मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर एंड पर्सनालिटी पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सारे ही मेथड्स का यही गोल है ना कि उसकी पर्सनालिटी को हमको असेस करना है, राइट। सो 3 जैसे कि मेथड्स हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू में होंगे। इंटरव्यू का मतलब ये है ना कि देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर्ड आप इंटरव्यू लेके जा रहे हो किसी भी क्लाइंट के पास और आप उसकी पर्सनालिटी असेस कर रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले से ही सोच के रखे हैं कि मुझे यही यही क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड। और यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो यूजुअली 1 वर्ड और सिंगल सेंटेंस के आंसर्स रहते हैं, ओके। अब इसका यूज क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये जो रिटन है, ये जो चीज है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वी हैव सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो प्री डिफाइंड थे, पहले से आप सोच के आए थे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उस टाइम पे पूछोगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा साइकोलॉजिस्ट का कंट्रोल रहता है पूरे इंटरव्यू पे, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 क्वेश्चन है टू आस्क, उसमें से 10-15 जो है वो प्री डिफाइंड है और बाकी के सारे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हो, ओके। Semi-structured interviews allows the psychologist to focus on information which is specific, उस situation के हिसाब से जो specific है, ठीक है, और at the same time allows to explore the possible gray areas of information which have not explored, जो predefined में explore जो topics नहीं हो पाए, ठीक है, वो आपको पूछने हैं। वही चीज हो गई ना, situation के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, जो चीजें predefined में नहीं आ पाई वो हम आगे अपने हिसाब से पूछ लेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड में। देन वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब समझो कि यहाँ पे एक भी प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन, टोटल आपका सिचुएशन के ही अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिस्ट है अपने हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। नथिंग इज स्ट्रक्चर्ड हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत लार्जर पूल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट से, ठीक है। द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज जस्ट टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. This method is highly time consuming. It is a drawback of this unstructured interview. तो drawback यही है कि ज़्यादा time लगेगा, but कोई ना, time लगे ना लगे, but बहुत ज़्यादा relevant information हमको मिलने वाली है, ओके। अब आप सोचो कि प्री डिफाइंड में जो चीज़ मैंने छोड़ी थी वो यही है कि आप सोचो कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया, बट स्टिल आपको कुछ जो फैक्ट्स हैं जो आपको वेरीफाई करने हैं, आपको रीचेक करने हैं कि ये जो बात इसने अनस्ट्रक्चर्ड में पूछी थी, मैंने इस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो बात इस क्लाइंट ने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया था, क्या वो सही था। तो वो उसको किसी क्वेश्चन से या कुछ 10-15 प्री डिफाइंड क्वेश्चन वो लेके आएगा, वो पूछेगा टू जस्ट वेरीफाई द फैक्ट्स और जो भी स्मॉल गैप्स बचे हैं इन्फॉर्मेशन में उसको फिल करने के लिए, ओके। और जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है, सॉरी आपका जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्टली पूछने हैं, तो उसमें ऐसा टाइम नहीं जाएगा, 1 वर्ड आंसर रहते हैं तो टाइम नहीं रहता है, ओके। यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट का पूरा कंट्रोल होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ओके। देन
इंटरव्यू क्या है, एक तरीके की सेल्फ रिपोर्ट है। आप तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट जो आपका क्लाइंट है वो अपनी आपके ही बारे में तो सारी चीज़ें बता रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट। इट कैन प्रोवाइड अ रिच सोर्स ऑफ डेटा एज द इंटरव्यू कैन टेक वेरियस फेसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इनटू कंसिडरेशन सच एज वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज। अब वो जो आंसर्स दे रहा है, बट आपको उसका नॉन वर्बल नॉन वर्बल एक्सपेक्ट भी तो दिख रहा है, आपको उसके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, आपको उसकी टोन ऑफ द वॉइस दिख रही है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, बाकी सारी चीज़ें, वो किस क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल है, कहाँ किस क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब यही इसको मेन प्रॉब्लम है, राइट। जैसे आप देखते हो ना, आप एकदम सोचो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और उन क्वेश्चंस में से कुछ क्लाइंट को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि हिट कर रहा है, वो उसको सही से आंसर नहीं कर पा रहा है, तो वो समझ में आ जाता है, ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट है, उसके इमोशंस के थ्रू, उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू आप समझ जाते हो कि यहाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो इंटरव्यू में ये बहुत अच्छा इसका एक एडवांटेज है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की एस्पेक्ट्स को हम देख के बढ़िया सी एक रिपोर्ट बना सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात कर ले तो एडवांटेज यही है कि रेलेवेंट और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, नॉन वर्बल वर्बल दोनों ही, ठीक है। इंटरव्यू ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है साइकोलॉजिस्ट का कंट्रोल रहता है पूरे इंटरव्यू पे, ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये काफ़ी, ठीक है, आप कहीं पे भी अपने हिसाब से इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। देन लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि एक तो बायसनेस आ सकती है आपके इंटरप्रिटेशन में, जो भी आपका जो क्लाइंट है, जो भी रिस्पॉन्सेस दे रहा है, आप उसको अपने बायस के हिसाब से, आप उसको अपने बिलीव्स के हिसाब से, आप उसको अपने प्रेजुडाइज के हिसाब से, जो आप सोचते हो, आप सोचो कि ये गलत बोल रहा है, जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से आप चीज़ों को सही समझ रहे हो, तो ये बायसनेस आ जाती है इंटरप्रिटेशन में। दिस इज द लिमिटेशन, नंबर वन लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड। देन यू हैव द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का अगर नाम आपने पहले सुना है तो इसको हेलो इफेक्ट से ऐसे याद रखना कि हम जैसे हेलो करते हैं ना, हेलो, तो हेलो क्या होता है, आपका पहला ही इंप्रेशन है, ठीक है, आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, तो हेलो हेलो फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसे याद रखना हेलो इफेक्ट में, कि आपका पहला ही इंप्रेशन या तो अच्छा बन गया या तो बुरा बन गया। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आया आपके पास और वो बहुत प्यार से उसने आपको ग्रीट किया, या बहुत अच्छे से, तो आपका एक समझो कि पॉजिटिव उसका फर्स्ट इंप्रेशन बन गया। आप पूरे इंटरव्यू में ये हेलो इफेक्ट काम करेगा कि ये दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और ही और शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो हमें सब उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन मिल गया कि उसने आपकी विदाउट परमिशन बैठ गया वो, ठीक है, बाय द वे इतना साइकोलॉजी की फील्ड में ये सब नहीं होता है, बट स्टिल कुछ भी हो गया कि उससे उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया, राइट, तो वो फिर पूरे इंटरव्यू में वो चीज़ चलेगी। दिस इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। देन इंटरव्यूअर सब्जेक्टिविटी, इट इज समवॉट रिलेटेड टू द बायसनेस। यहाँ पे इंटरव्यूअर, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो अगर उसकी सब्जेक्टिविटी आ गई उसके जो क्लाइंट है उसके रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट करने में, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ लिमिटेशन। देन जो आपका इंटरव्यू मेथड से जो भी डेटा आया है, इट इज़ नॉट रिलायबल एंड इट इज़ नॉट वैलिड। ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पता है कि रिलायबल और वैलिड क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हैं, तो आंसर्स भी उसी तरीके के आते हैं, राइट, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो इट इज़ नॉट रिलायबल एंड इट इज़ नॉट वैलिड। आपका क्लाइंट आज कुछ और कह रहा है, कल कुछ और कहने लगे, राइट, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। सो ये होता है आपका लिमिटेशन। एंड देन टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू टेक द इंटरव्यू वही ले सकता है जो कि बहुत एक ट्रेंड इंटरव्यूअर है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन पूछो आंसर दो, उसके आंसर को सुन के उसको इंटरप्रेट भी तो करना है, राइट, तो ये कौन कर सकता है, जब एक ट्रेंड इंटरव्यूअर होगा तभी। ओके, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट इंटरव्यू मेथड। आई होप इट इज, या सो हमने यहाँ तक कर लिया था, लाइक हमने एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू मेथड हमने देख लिए थे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक या अनदर मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी, व्हिच इज पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। ओके, सो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज आर क्वेश्चनेयर्स or scales that consist of question statements, and the individual or the test taker need to answer these in a specific and standardized format. अब आप लोगों ने किसी ने 16 PF कभी देखा हो तो, या आपने MMPI या MBTI वाला टेस्ट कभी भी लिया हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ना कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस या देयर आर मल्टीपल स्केल्स,
यही होता है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझो तो दीज आर पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। अर्लियर पेपर पेंसिल टेस्ट होता था ये, ठीक है, बट अब इसका कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटराइज्ड वे में भी अब ये आने लगा है, बट उसका जो कन्वेंशनल जो मेथड है वो यही है पेपर पेंसिल का। और फॉर दिस यू हैव प्रैक्टिकल। फर्स्ट ईयर में आपका जो 103 के जो प्रैक्टिकल है तो उसमें से एक टॉपिक है आपका 16 पीएफ का, ठीक है। 16 पीएफ आगे भी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस यूनिट, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 16 पीएफ पे पूरा प्रैक्टिकल होता है। अभी यहाँ पे नहीं भी सीखोगे तो नो वरीज, बिकॉज आपका जो आरसी या एससी जो भी कंडक्ट करा रहा है प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको ये सिखाएंगे 16 पीएफ या और भी जो आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। फाइन। सो यहाँ पे क्या होता है, या तो आपके पास इस तरीके से होगा कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप अग्री हो या डिसअग्री हो या यस और नो, ठीक है। देयर आर बेसिकली नो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना इंटरव्यू मेथड में कि वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग अपना जो इग्नू के जो हम आंसर शीट लिखते हैं उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जितने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोज एंडेड यही होता है, ए बी सी डी में से यही बस इन्हीं 4 चीजों में से या एग्री डिसएग्री में से आपको आंसर करना है। सो दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्लोज एंड ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओके। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रिपोर्ट, राइट, क्योंकि आप देखो कि अगर आपने MMPI या MBTI या 16 PF कभी भी देखा हो तो देखा है ना, इट इज काइंड ऑफ सेल्फ रिपोर्ट। वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ रिपोर्ट है। अब ये कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे क्या लिमिटेशन थी कि ऑब्जर्वर का बायस आ सकता है, राइट। ऑब्जर्वर किस तरीके से आपकी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको इंटरप्रेट कर रहा है, बट यहाँ पे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में यहाँ पे हम सेल्फ रिपोर्ट्स देते हैं, यहाँ पे किसी का बायसनेस नहीं आएगा। फाइन। देन अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज हमारे पास हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ट्रेड्स को असेस करती हैं, मेजर करती हैं। सो फर्स्ट वी हैव MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये कब बनी थी? 1930s में ये डेवलप हुई थी और इसको काफ़ी ज़्यादा रिवाइज किया गया, मतलब बाय द ईयर्स ये बहुत चेंज होती रही, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं दिया है कि किस चीज़ को ये असेस करती है, बेसिकली बहुत ब्रीफ में दिया है, बट यहाँ पे मोर ऑफ हिस्ट्री ज़्यादा दी है, ओके। सो अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है विच इज़ MMPI 2, वो भी कब आया था? 1989 में, ठीक है। नाउ वी हैव MMPI अडोलेसेंट्स, ये अडोलेसेंट्स के लिए है जो कि 1992 में बना, और इसके अंदर 567 ट्रू और फॉल्स आइटम्स हैं, समझो क्या, 567 क्वेश्चंस हैं, ओके। ये क्या करता है, ये आपके किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेस करने के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कि ऐसा तो नहीं है कोई आपके अंदर कोई आपके आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो बाय MMPI आप उसको असेस कर सकते हो, क्योंकि जो आपका स्केल्स हैं और जो आइटम्स हैं वो बने ही इसलिए हैं कि आपके किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या उसके सिम्टम्स को असेस कर पाए, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपका MMPI का, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है टू नो, ठीक है। फिर देन अगेन इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है, MMPI टू रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, MMPI 2RF रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ये बना 2008 में। नाउ इसमें रिड्यूस हो गई, जो इनके आइटम्स थे वो रिड्यूस होके 338 हो गए, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। 567 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने रिड्यूस करके 338 कर दिया, ठीक है। देन फिर एक और टेस्ट बना विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर द अडोलेसेंट्स, उसमें आपके 478 आइटम्स थे, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू रिमेंबर, ठीक है, तो जितना याद हो रहा है उतना याद रखो, ठीक है। फिर देन आपका MMPI जो है वो साइकोपैथोलॉजी क्या होता है, वही आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस चीज़ को एसेस करने के लिए बना, और ये वाइडली यूज होता है नॉर्मल और क्लिनिकल दोनों, क्लिनिकल पर्पज से भी और नॉर्मल पॉपुलेशन पे भी, ये दोनों। बस इतना जितना मैंने हाईलाइट किया है आप लोग उसको उतना ही आपको लिख के आना है, अगर आप लोग ये लिखो तो, ठीक है। इसको इंडियन पॉपुलेशन ने भी इसको अडाप्ट किया फॉर इंडियन पॉपुलेशन। इसको किसने अडॉप्ट किया? चट्टोपाध्याय, सोम एंड विश्वास ने 1993 में, ओके।
Then we have another personality inventory which is California Psychological Inventory CPI. ये जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था नॉर्मल अडल्ट पॉपुलेशन पे। इसमें कितने क्वेश्चंस थे? 434 ट्रू और फॉल्स आइटम्स, जिसमें 20 स्केल्स थे। 20 स्केल्स में वही आपका जिस तरीके से मैंने बताया था ना, लो मीडियम हाई ये स्केल्स होते हैं, तो इसमें ये था। ओके, रीसेंट जो इसका एडिशन है इट इज 3rd एडिशन जो कि 1996 में आया। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है सीपीआई का, मतलब सीपीआई का जैसे जो पूरा वर्जन है वो तो 434 ट्रू फॉल्स आइटम्स का है जिसमें 20 स्केल्स हैं। बाकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसके अंदर सिर्फ 260 आइटम्स हैं। ओके, देन वी हैव न्योपाई आर। न्योपाई आर किससे रिलेटेड है? आपकी ओशन वाली जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड है। इट इज बेस्ड ऑन द 5 फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी। इट इज ऑल्सो यूज टू डील विद द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, अडल्ट और अडोलेसेंट्स दोनों ही को ये एसेस, दोनों की ही पर्सनालिटी को ये एसेस करता है। ये इसके अंदर कितने स्केल्स है? समझो कि 5, जैसे कि हमने पढ़ा था ना ओशन वाली थ्योरी में, 5 फैक्टर थ्योरी में। O is for openness to experience, C is for conscientiousness, E is for extraversion, A is for agreeableness and N is for neuroticism। तो ये स्केल्स जो हैं ये सारे ही पर्सनालिटी के फैक्टर्स को असेस करने के लिए यूजफुल रहता है। न्योपाई आर, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंटरी रिवाइज्ड। ओके, सो इसके अंदर 6 सब स्केल्स हैं जिसको हम फेसेट्स बोलते हैं। अंडर ईच 5 डायमेंशन, मतलब इसके अंदर 6 होंगे, इसके अंदर 6 होंगे, ये फेसेट्स हैं। इसके अंदर 6, देन इसके अंदर 6 एंड देन इसके अंदर 6। ठीक है, और भी चीज़ों को मिला के इसके अंदर टोटल 240 आइटम्स हैं। ओके, सो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। नाउ नेक्स्ट वी हैव 16 पीएफ। अगर आप 3-4 भी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज याद कर लो तो दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, नाउ 16 पीएफ का मतलब ही ये है कि 16 फैक्टर्स या 16 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी को हम एसेस कर रहे हैं। ये आया किससे था? ये आया था, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है फैक्टर एनालिसिस, जिसके अंदर ग्रुपिंग्स होती हैं और सब ग्रुपिंग्स होती हैं। एक जैसा कंटेंट एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। ये किसने किया था? कैटेल ने। ठीक है, सो ये बहुत सारे जो इसके जो पूरे 16 ट्रेड्स हैं, आप लोग इसको देखना, सर्च करना। जैसे कि एक ट्रेड है वार्मथ। ठीक है, तो वार्मथ रेंजेस फ्रॉम बीइंग वार्म और आउटगोइंग ऑन वन एंड टू रिजर्व टू कूल एंड डिटैच फ्रॉम अदर एंड ऑन द कॉन्टिनेंट। कि आप एक वार्मथ का स्केल है तो आप किस जगह पे हो? आर यू आउट गोइंग पर्सन और आर यू चिल पर्सन? और ऐसा नहीं है, आप दोनों से यू आर नॉट एन आउट गोइंग पर्सन। ठीक है, इस तरीके से ही तो ये स्केल्स है, ये स्केल्स हैं, तो इस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। ओके, देन किसके लिए ये सूटेबल है? इट इज़ यूज्ड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 16 ईयर्स एंड अबव। 16 साल से बड़े बड़े लोगों के लिए ये यूजफुल है। बस इसमें इतना काफ़ी है। ठीक है, देन वही पूरी हिस्ट्री दे रखी है 16 पीएफ की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो जस्ट लीव इट। देन वी हैव MBTI। MBTI, it is Myers-Briggs Types Indicator. It is based on 4 personality dimension, 4 personality dimension है, sensing, intuition, thinking, feeling, introversion, extroversion, and then आपका perceiving, judging। ये 4 factors हैं या 4 dimensions हैं personality के, जिसको ये assess करने के लिए it is useful, और ये career selection में भी it is important। Okay, now this is your homework कि आप जाके सर्च करें कि what is MBTI और किस तरीके के इसके अंदर जो है वो questions हैं। ठीक है, देन दैट्स इट। आप लोग इतना जानने के लिए काफ़ी है। अब इसके अंदर एक चीज़ है जो कि हमने पहले भी इस चीज़ पे बात की है कि यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट भी क्यों ना है बट स्टिल एक सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट आ जाता है, राइट? कि हम जैसा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, हम उस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करें। ठीक है, तो ये होता है सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट। ये आप लोग लिख के आना। ओके, social desirability effect. Okay, then what are the advantages of personality inventories? Personality inventories are easy to take, easy to administer, easy to score and easy to interpret. Less time consuming है, group setting में भी administer हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक स्टैंडर्ड वे है, आप सीधे क्वेश्चंस दे दो और उसको आंसर करने दो। ठीक है, तो कोई भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। इवन हम लोग भी फर्स्ट ईयर में, सोचो ये प्रैक्टिकल है तो फर्स्ट ईयर में वहाँ पे प्रैक्टिकल जब होता है तो वहाँ पे आपको अपना
पार्टिसिपेंट या क्लाइंट आपको अपना चुनना पड़ता है कि इसको आप, इसकी पर्सनैलिटी को आप थ्रू 16 PF असेस करके आओ, फिर अपनी पूरी फाइंडिंग्स दो कि आपने क्या इसके अंदर पाया है। ओके, वो सब सिखाएंगे आप लोगों को। नो इंटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, नाउ वी हैव लिमिटेशंस। ये तो हो गए एडवांटेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन। क्या है कि पार्टिसिपेंट मे गिव सोशली अप्रोप्रिएट आंसर्स इंस्टेड ऑफ ऑनेस्ट आंसर, वही सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सेज जो है वो वेरी कर सकते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के, जिसका कल्चर जिस तरीके का है, उसका कल्चर जिस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वहाँ पे उसके रिस्पॉन्सेज भी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर, ठीक है, कल्चर जब भी एक वर्ड आता है ना साइकोलॉजी के फील्ड में, मोस्टली वो कल्चर जो है वो कंट्री से रिलेट करता है कि कंट्री टू कंट्री हर इंसान वेरी करता है, बट इन इंडिया वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, तो यहाँ पे हम उस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर किस तरीके का है उस तरीके से लोग जो है वो आंसर करेंगे, और आप बात करो वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर किस तरीके का है, उस तरीके से रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है, यू कांट से कि ये एकदम वैलिड और रिलायबल टेस्ट है। देन द थर्ड लिमिटेशन इज कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्पॉन्डेंट है या जो पार्टिसिपेंट है वो सिंसियर वे में आंसर करे। जैसे कि अगर आप खुद भी अगर 16 PF करो और अगर आप सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहे हो तो फिर वो गलत रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, रैंडमली आप आंसर कर रहे हो, देखते जा रहे हो, आंसर करते जा रहे हो, आप समझ भी नहीं रहे हो कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या जा रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्योंकि क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोर भी हो सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, बाकी आपका मूड किस तरीके का है वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, आपका मोटिवेशनल और इमोशनल उस वक्त एस्पेक्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं while you are answering the personality inventories. Okay, so these are the limitations of personality inventories. Yes. Now we have another method of assessing personality, which is rating scale. Rating scale से क्या समझ में आ रहा है? Here you are rating somebody, right? एक fixed parameter पे आप rate करोगे किसी को भी, ठीक है? 1 to 5 में ये parameter है आपका, या 1 to 10 में, या किसी भी parameter में आप उसको rate करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो रेट कर सकता है अपने स्टूडेंट पे कि कैसा है वो, सोशलेबली कैसा है, राइट? या उसके अंदर एक इनिशिएटिव क्वालिटी है, मतलब किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए जो क्वालिटी है वो किस रेटिंग की है, राइट? जैसे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको रेट कर रही हूँ कि ये जो स्टूडेंट है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स लेता है या काफ़ी सोशलेबली काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, तो वो होता है रेटिंग। Rating scales involve assigning of ratings by a concerned individual himself or herself or by another individual or assessor. दोनों ही कर सकते हैं, या तो हम खुद को ही किसी फैक्टर पे रेट कर सकते हैं या तो कोई दूसरा रेट करेगा। ठीक है, रेटिंग स्केल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। in both the cases there are advantages as well as limitations. दोनों के ही एडवांटेजेस हैं, दोनों के ही लिमिटेशन है। एडवांटेज, जब आप खुद को रेट कर रहे हो तो एडवांटेज क्या है कि देखो आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता, राइट? तो आप अपने आप को एक्यूरेट रेट कर सकते हो। ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट, राइट, कि आप दुनिया के सामने अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए या बुरा अपने आप को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, गलत रेटिंग्स कर रहे हो। ओके, एंड देन अगर कोई दूसरा आपको एसेस कर रहा है तो उसका बायसनेस आ सकता है, राइट? सो इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। रेटिंग बाय वन सेल्फ विल गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ द बिहेवियर बीइंग असेस्ड, ये तो हो गया एडवांटेज। Rating by significant other also will provide a more accurate picture of a personality of an individual as they know the individual in a significant way. Like हमारे teachers या हमारे parents या हमारे friends या हमारा peer group में से कोई हमको assess कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमको अच्छे से जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सही रेट कर सकते हैं। एडवांटेज है ये। बाकी लिमिटेशन आपको पता है क्या है कि हम ऑनेस्टली आंसर नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली रेटिंग नहीं दे रहे हैं, और जो दूसरा कोई अगर रेट कर रहा है तो उसके अंदर भी एक बायसनेस आ सकता है। ओके, Then we have behavioral data, next method of assessing personality. ये भी एक तरीके का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड है। Similarly, behavioral data also includes observation of the behavior of the individual. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है आपके साथ 24 घंटे ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, बट यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई भी रिसर्चर नहीं होगा ऑब्जर्व करने के लिए। हियर यू हैव अ डिवाइस, एक डिवाइस होती है जो कि 24 घंटे आपको मॉनिटर कर रही होती है। इस डिवाइस का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोनिकली activated record. Here, electronically activated record which is born by an individual and it
अनऑब्ट्रब्यूसली मॉनिटर्स हिज और हर रियल वर्ल्ड मोमेंट टू मोमेंट इंटरप्शन, ठीक है, पूरा 24 घंटे जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है, सारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा, कब आपकी सिचुएशन में किस तरीके की आप बात कर रहे हैं, क्या आप बिहेव कर रहे हैं, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और फिर उसको कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करेगा आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ। ओके, देन एक स्टडी हुई इसी में जिसमें पाया गया कि हैप्पीएस्ट पीपल हैव द मोस्ट सोशल इंटरेक्शन इन देयर डेली लाइफ, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने भी ऑब्जर्व करी है, बट थ्रू दिस स्टडी या थ्रू दिस डिवाइस ये पाया गया कि जो लोग बहुत खुश होते हैं ना, वो सोशली भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेज क्या है कि एक तो ये नेचुरल रियल वर्ल्ड सेटिंग में आपको असेस कर रहा है, लाइक नेचुरली आप जो भी दिन भर में बिहेव कर रहे हो या जो भी आपका बिहेवियर है वो इसको असेस कर रहा है। ओके, इट विल प्रोवाइड अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रियल लाइफ इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन क्या है कि अब जो जिसको आप डिवाइस पहना रहे हो तो उसको पता है कि भाई हमको डिवाइस पहनाई गई है, आए हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, राइट, तो वो बिहेव नहीं करेगा नेचुरली। तो ये है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ बिहेवियरल डेटा, ठीक है। ऐसे याद रखना कि ये पूरे आपके बिहेवियर का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है थ्रू अ डिवाइस, ईयर, ठीक है, ऐसे याद रखना इस चीज को। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में आपकी पर्सनालिटी, आपको अलग अलग सिचुएशन में बेसिकली रख के आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है। मोस्टली ये यूज होता था फॉर सिलेक्टिंग मिलिट्री पर्सनल। अब जो वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुआ तो उनको बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत थी, बहुत सारे मिलिट्री मैन की ज़रूरत थी, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए उन्होंने ये टेस्ट को डिज़ाइन किया था। इट इज़ कॉल्ड सिचुएशनल टेस्ट या सिचुएशनल स्ट्रेस। उनको अलग अलग सिचुएशंस में, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में, इमोशनली डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस में रख के उनको देखा गया कि इनका बिहेवियर किस तरीके का है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टेस्टिंग चाइल्ड इन अ नेचुरल सिचुएशन। जब भी वो खेल रहा है अपने स्कूल में या अपने घर में, तो वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो ये भी होता है सिचुएशनल टेस्ट में। ओके, जबकि चाइल्ड को जो है वो पता नहीं होता है कि उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और उसको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये कौन कौन से ट्रेड्स को मेजर करता है, अल्ट्रुइज्म, ऑनेस्टी एंड आपका सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। देन व्हाट आर द एडवांटेज, वही है कि रियल लाइफ सेटिंग में नेचुरल, बेसिकली नेचुरल सेटिंग में आपको देखा जा रहा है रखे, तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, ठीक है। और इसमें कंट्रोल्ड वे ऑफ असेसिंग थ्रू अ वेल डिजाइंड ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ी सी डिजाइंड ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट। एंड देन लिमिटेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है, काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी हो सकता है, बट यहाँ पे इशू ये भी हो जाता है कि हमको ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है। सिचुएशनल टेस्ट में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, सबसे पहले तो यही सोचना पड़ता है। ओके, देन दीज वर द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। अब हमने क्या बात करी थी पर्सनैलिटी असेसमेंट में कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। सो अब क्या है कि हमको ये देखना है कि डायरेक्ट मेथड्स तो हमने देख लिया, अब हमको देखना है कि इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। भाई इनडायरेक्ट मेथड आपका एक ही मेथड है विच इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट कि ये अनकॉन्शियस से रिलेटेड होता है। आपने जो थ्योरी पढ़ी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये कहीं ना कहीं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। ओके, projective measures of personality are widely used methods of personality assessment, unlike self-report measures where the individual is provided with structured test stimuli. In projective test the individual has to respond to unstructured or ambiguous stimuli. मतलब अभी तक हमने जितने भी methods पढ़े उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड था सारी चीजें, बट यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड होगा, द पर्सन डजंट नो अबाउट द थिंग्स, उसको पता नहीं होता है कि अब हमारे सामने क्या चीज़ आने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्टिमुलाई इज व्हाट, स्टिमुलाई इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आप उसको दो, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसके रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं उसी को आप असेस करते हो, उसी को आप देखते हो, फिर उन रिस्पॉन्सेज को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। ओके,
अब उनका कहना ये था, जिन्होंने प्रोजेक्ट टेक्निक्स जो यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड्स जो है दे आर नॉट केपेबल ऑफ असेसिंग समवंस ट्रू पर्सनालिटी, बट अगर हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करेंगे तो हम किसी की ट्रू पर्सनालिटी को हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड्स में सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट आ जाता है, और गलत द पर्सन मे नॉट इवन बी अवेयर ऑफ हिज ट्रू पर्सनालिटी टू आंसर करेक्टली। यस, क्या हुआ? अभी भी ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। ओके हाँ, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टिव टेक्निक यही था कि डायरेक्ट मेथड्स जो है वो केपेबल नहीं है पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है? ठीक है, अब पहली बात तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको लास्ट में रिस्पॉन्सेस को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और क्या करेगी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो आपके अनकॉन्शियस को टैप करते हैं, आपका जो अनकॉन्शियस है वो उसको डायरेक्टली हिट करके या उसको ट्रिगर करके आपकी पर्सनालिटी को रिवील करने की कोशिश होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कुछ पिक्चर्स और कुछ ड्राइंग दिखाई जाती हैं और फिर उनको आपको देख के बताना पड़ता है कि आपको इन पिक्चर्स को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है। ओके, तो जो हमारी अनकॉन्शियस फीलिंग्स या हमारी जो इमोशंस होते हैं वो उससे प्रोजेक्ट हो जाते हैं, दिख जाते हैं। आप उन ड्राइंग्स को जैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, उन स्टोरीज को जैसे आप किसी भी स्टोरी को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, या उन पिक्चर्स को देख के आप क्या स्टोरी बना रहे हो, तो उस तरीके से आपका अनकॉन्शियस हिट होता है और उसी के अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटी जो है वो डिटरमाइन हो जाती है। क्या क्या है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स? वी हैव रॉर्सचैच इंक ब्लॉट टेस्ट, वी हैव थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वी हैव चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके का होता है। सबसे पहले तो वी हैव रॉर्सचैच इंक ब्लॉट टेस्ट। यहाँ पे 10 जो है वो अनएम्बिगुअस विजुअल स्टिमुलाई होते हैं, बेसिकली 10 पिक्चर्स होती हैं आपके पास, और आपको उन पिक्चर्स को देख के कहानी बनानी पड़ती है कि इन पिक्चर्स को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बेसिकली नॉट अ स्टोरी, बेसिकली आपको इन पिक्चर्स को देख के क्या आ रहा है, उनकी शेप को देख के, उनका कंटेंट को देख के, उनका कलर और उनका पूरा पूरी इमेज को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है। फिर वो जो भी आंसर्स देगा फिर उसको हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, डिटेल में उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, और उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए आप सोचो ना, किसी की भी किसी ने भी रैंडमली जो भी बात कही है, अनकॉन्शियस माइंड में उसके जो भी बातें आ रही हैं उन पिक्चर्स को देख के वो जो बोल रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी तो कोई इंटेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, ऐसे तो हम कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि क्या होता है, ये किस तरीके की इमेजेस हैं रॉर्सचैच इंक ब्लॉट टेस्ट में। These kind of images you will get there. Is that visible on your screen? ठीक है, तो यही होता है, इसी तरीके की इमेजेस दिखाई जाती हैं। ठीक है, दिखा था ना 10 इमेजेस हैं यहाँ पर। अब इन इमेजेस को देख के माइंड में क्या आ रहा है वही आपको बताना होता है। दिस इज रॉर्सचैच इंक ब्लॉट टेस्ट। नाउ वी हैव थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, 20 पिक्चर कार्ड्स हैं विद ब्लैक एंड व्हाइट कलर, और हर एक कार्ड को देख के आपको एक स्टोरी बनानी पड़ती है। हेयर यू नीड टू टेल अ स्टोरी इन थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT में। ठीक है, अब इससे भी पता लगता है कि आपकी स्टोरीज, जिस तरीके की इंसान ने स्टोरीज बनाई है उसकी स्टोरीज में जो भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसी से पर्सनालिटी को हम डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं क्या है ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के पिक्चर्स। दिस, तो इन्हीं सारी पिक्चर्स को देख के यू हैव टू मेक अ स्टोरी, और फिर जो भी स्टोरी बनाई है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। आई होप इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। फाइन, ठीक है। देन वी हैव एक अब क्योंकि ये आप देखो कि थोड़ा सा ये इंडियन, फॉर इंडियंस इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि थोड़ा अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं इसमें, राइट? तो इसी के लिए क्या हुआ था, इसके लिए क्या हुआ था कि उमा चौधरी ने 1960 में एक और टेस्ट बनाया
मतलब TAT को इंडियन अडेप्टेशन, इंडियन वर्जन उसको बनाया जिसमें 14 कार्ड्स थे इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट हो। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं इंडियन अडेप्टेशन ऑफ TAT, इनकी भी पिक्चर्स देख लेते हैं एक बार। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। एक ऐसे गांव में बच्चे हैं और इस तरीके से ये जो इमेजेस हैं, तो ये थी हमारा इंडियन वर्जन ऑफ TAT, ठीक है। देन वी हैव चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट developed by Belek and Belek is based on TAT which is meant for adults, ठीक है। And the cat cards use animal figures instead of human figures and it is meant for children between 3 to 10 years। मतलब ये है तो वही TAT जैसा ही, बट ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था जो कि 3 से 10 साल के बच्चे हैं। देन वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, कुछ सेंटेंस होगा और उसमें कुछ मिसिंग पार्ट होगा और उस सेंटेंस को आपको अपने अकॉर्डिंगली, अपने सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। सो दीज वर योर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ओके। देन एडवांटेजेस क्या है, एक तो हिडन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स, विश, डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब बाहर आ जाते हैं, उसमें ट्रू नेचर दिखता है पर्सनैलिटी का, राइट। देन लिमिटेशन क्या है कि एक तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे कुछ भी। सब्जेक्टिविटी आपकी भी आ सकती है जो कि टेस्ट दे रहा है, और रिसर्चर की भी सब्जेक्टिविटी आ सकती है, ओके। एंड देन लो रिलायबिलिटी है, लो वैलिडिटी है। आज बंदा किसी और तरीके की स्टोरी बना रहा है, कल कुछ और स्टोरी बनेगा, तो हाउ कुड यू रिफ्लेक्ट समवन्स ट्रू पर्सनैलिटी। वैलिड भी नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता व्हाट यू आर मेजरिंग, राइट। एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए टू इंटरप्रेट द स्कोर्स। सो दिस इज द ओनली डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी विच इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बाकी के हमने जितने भी मेथड्स पढ़े, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे फिर वो आपका पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हो, चाहे बिहेवियरल स्केल्स हो, रेटिंग स्केल्स हो, तो ये सब कुछ था डायरेक्ट एंड दिस वन इज द इनडायरेक्ट। क्यों है इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपसे डील नहीं किया जा रहा है, आपके अनकॉन्शियस से डील किया जा रहा है, ओके। इनडायरेक्टली पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश की जा रही है। सो दैट्स इट, हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो यहाँ पर